हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीटी एकेडमिक पॉइंट। साहिल दिस साइड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीऑर्डर पैराग्राफ्स के बारे में, जो कि पीटी के सबसे मुश्किल टास्क में से एक है। लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा 5 ऐसे ग्रामर रूल्स और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड स्ट्रेटजीज, जिसके बाद आपको ये टास्क बहुत ईजी लगने लगेगा और आप इजीली इसे अटेम्प्ट कर पाएंगे अपने रियल टेस्ट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल व्हाट इज रीऑर्डर पैराग्राफ, its scoring criteria, some important rules and strategies, and at last we'll also practice few questions related to reorder paragraphs. So if you want to improve your reorder paragraphs now, then please make sure you watch this video till the end. And without wasting any further time, let's quickly start the video. तो चलिए शुरू करते हैं। What is reorder paragraphs? तो इसमें आपको आपकी स्क्रीन पर कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस अपीयर होते हैं इन अ रैंडम ऑर्डर, जिन्हें आपको एक करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना होता है ऐसे ड्रैग करके। और हर क्वेश्चन में आपको 4 to 6 टेक्स्ट बॉक्सेस देखने को मिल सकते हैं, और इन्हें सही ऑर्डर में अरेंज करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको सेंटेंसेस का मीनिंग अच्छे से समझ में आए और आपको कुछ इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स पता हों, जिससे आप इसे ईजिली करेक्ट ऑर्डर में अरेंज कर पाएँ। और ये सब तो हम डिस्कस करने ही वाले हैं, लेकिन तब तक इसका एक बार स्कोरिंग क्राइटेरिया भी समझ लेते हैं। सो द स्कोरिंग क्राइटेरिया ऑफ रीऑर्डर पैराग्राफ इज़ वेरी सिंपल। इसमें आपको स्कोर मिलता है पेयर बनाने के लिए। दैट मीन्स अगर आप सही पेयर बनाते हैं तो आपका सारा आंसर सही हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ क्वेश्चन ऑफ 5 सेंटेंसेस इन अ रैंडम ऑर्डर लाइक BDAEC। तो इस ऑर्डर में आपका क्वेश्चन है और जिसका सही ऑर्डर है वो है ABCDE। तो इसमें आपको स्कोर मिलता है 4 अगर आपका सारा आंसर सही होता है, यानी कि अगर आपके सारे पेयर सही होते हैं तब। दैट मीन्स द मैक्सिमम पॉइंट दैट यू कैन स्कोर ऑन दिस क्वेश्चन इज 4। फॉर एग्जाम्पल, योर आंसर इज CADBE। तो आप देख सकते हैं इसमें आपका एक भी पेयर सही नहीं है, तो इसके लिए द स्कोर दैट यू विल गेट इज 0। एंड इफ योर आंसर इज ABDCE, तो इसमें आप देख सकते हैं A और B, ये एक पेयर आपने बना लिया है, लेकिन उसके बाद कोई भी पेयर नहीं बना है। सो द पॉइंट दैट यू विल स्कोर इज 1। और अगर आपका आंसर है ABECD, यहाँ पर देखिए इसमें आपका करेक्ट पेयर 2 बने हैं, एक तो A और B और एक C और D। दैट मीन्स यू विल स्कोर 2 पॉइंट्स फॉर दिस। और अगर आपका आंसर है ABCDE, तो इसमें आप देख सकते हैं आपने 4 पेयर बना लिए हैं, A to B, B to C, C to D एंड D to E। दैट मीन्स द स्कोर यू विल गेट इज 4 पॉइंट्स। तो कुछ इस तरीके से रीऑर्डर पैराग्राफ्स के स्कोर को इवेल्युएट किया जाता है। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रामर रूल्स, जो कि आपको हेल्प करेंगे इन बॉक्सेस को एक सही सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए। तो जो पहला रूल है दैट इज एक्रोनिम्स। दैट मीन्स फर्स्ट फुल फॉर्म एंड देन शॉर्ट फॉर्म। यानी कि आपके सामने अगर 2 सेंटेंसेस है, जिसमें एक सेंटेंस में किसी नाउन की फुल फॉर्म है और दूसरी सेंटेंस में उसी की एक शॉर्ट फॉर्म है, तो पहले फुल फॉर्म वाली सेंटेंस आएगी, उसके बाद शॉर्ट फॉर्म वाली। फॉर एग्जाम्पल, देर आर 2 sentences like United States provides good quality education. Second, US is also ranked number 1 for its education system. तो इन 2 sentences में जैसे यूनाइटेड स्टेट्स की फुल फॉर्म है, तो ये वाली सेंटेंस फर्स्ट पर ही रहेगी और सेकंड पे यूएस वाली सेंटेंस आएगी, बिकॉज यूएस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो दिस इज आवर फर्स्ट रूल। और जो सेकंड रूल है दैट इज आर्टिकल्स, यानी कि ए एंड द दिस दैट। इसमें अगर आपके पास कुछ सेंटेंसेस हैं जो ए एन द दिस और दैट से स्टार्ट हो रही हैं, तो ए या एन वाली सेंटेंस पहले आएगी और द वाली सेंटेंस बाद में, और दिस और दैट वाली एट लास्ट। फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट वॉज सो लकी, अ स्टूडेंट गॉट एडमिशन इनटू द टॉप यूनिवर्सिटी इन यूएस, दैट वॉज कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड। तो इसका जो सही ऑर्डर है रूल के अकॉर्डिंग वो होगा, a student got admission into the top university in US, the student was so lucky, that was completely unexpected. So this is how you need to arrange it. और जो हमारा थर्ड रूल है दैट इज नाउन, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। इसमें अगर आपके पास 2 सेंटेंसेस हैं जिसमें एक में कॉमन नाउन है और दूसरे में प्रॉपर नाउन, तो कॉमन नाउन वाली सेंटेंस पहले आएगी और प्रॉपर नाउन वाली उसके बाद। फॉर एग्जाम्पल, देर आर 2 sentences, राहुल इज प्लेइंग सो वेल, बॉयज आर प्लेइंग इन द पार्क। तो इसमें जो सही ऑर्डर है वो है बॉयज आर प्लेइंग इन द पार्क, राहुल इज प्लेइंग सो वेल। बॉयज यहाँ पर कॉमन नाउन है, इसलिए ये सेंटेंस पहले है
और राहुल उसी ग्रुप में से हम किसी एक पर्सन की बात कर रहे हैं, दैट इज आवर प्रॉपर नाउन। तो इसलिए ये सेंटेंस सेकंड नंबर पे आएगी। तो चलिए अब बात करते हैं फोर्थ रूल की, दैट इज ट्रांजिशन वर्ड्स, फर्स्टली, सेकेंडली, बट, हाउएवर, टू कंक्लूड, फाइनली। ट्रांजिशनल वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंसेस को एक तरीके से कनेक्ट करते हैं। वी कैन ऑल्सो कंसिडर देम एज कनेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, देर आर 4 sentences in a random order. Secondly, students were misbehaving, but there was a monitor to handle the class. Finally, the teacher arrived. Firstly, the teacher was absent. तो अब इसका जो करेक्ट ऑर्डर है इस रूल के अकॉर्डिंग वो ये है कि जो सेंटेंस फर्स्टली से स्टार्ट हो रही है, यानी कि फर्स्टली द टीचर वॉज अब्सेंट, तो ये पहले पे आएगी। सेकेंडली वाली सेंटेंस सेकेंड पे आएगी। सेकेंडली स्टूडेंट्स वर मिसबिहेविंग। थर्ड पे बट देर वॉज अ मॉनिटर टू हैंडल द क्लास। नाउ द फाइनली द टीचर हैज अराइव्ड। तो ये इस पेयर के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर फिफ्थ रूल, दैट इज टाइम फ्रेजेस, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। इसमें अगर मान लीजिए आपके पास 2 सेंटेंसेस हैं, बीसी और एसी को मेंशन किया गया है। बीसी वाली सेंटेंस पहले आएगी बिकॉज बीसी मीन्स बिफोर क्राइस्ट, एंड एसी वाली बाद में बिकॉज दैट इज आफ्टर डोमिनी। यानी कि जो टाइम पीरियड है बीसी का पहले था और एसी का बाद में, तो इसलिए बीसी वाली सेंटेंस आपको पहले लिखनी है और एसी वाली बाद में। हम इसकी कुछ एग्जांपल्स भी समझ सकते हैं, जैसे द पॉलिसी वाज फाउंड 200 years ago बट इट केम इनटू फोर्स इन 1984। तो ये जो क्वेश्चन है ये करेक्ट ऑर्डर में ही है, क्योंकि 200 years ago जो है वो पास्ट की बात है और 1984 इज लाइक रिसेंटली। तो आपको पहले पास्ट वाली सेंटेंस लिखनी है, उसके बाद आपको उसके रिसेंट जो टाइम है वो वाली सेंटेंस लिखनी है। फॉर एग्जांपल, द पॉलिसी वाज फाउंड 200 years ago, ये पहले पे ही रहेगी, बट इट केम इनटू फोर्स इन 1984, ये उसके बाद। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। द ऑफिस ओपन्स एट 9 AM इन द मॉर्निंग, द एम्प्लॉइज हैव देयर लंच एट 2 PM। यानी कि 9 AM वाला जो टाइम है वो पास्ट में है एंड 2 PM इज लाइक प्रेजेंट, वो उसके बाद है। सो दिस इज हाउ यू नीड टू अरेंज। द ऑफिस ओपन्स एट 9 AM इन द मॉर्निंग, ये पहले पे ही रहेगी। द एम्प्लॉइज हैव देयर लंच एट 2 PM, ये उसके बाद। सिंपली आपको आइडिया लगाना है कि जो पास्ट टेंस वाली सेंटेंस है वो आपको पहले पे लिखनी है, उसके बाद आपको लिखनी है प्रेजेंट वाली सेंटेंस, एंड एट लास्ट आपको लिखनी है जो फ्यूचर वाली सेंटेंस है, जिसकी हम फ्यूचर में बात कर रहे हैं। तो ये हैं वो 5 इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स जो आपको फॉलो करने हैं, आपको याद रखने हैं, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम रीऑर्डर पैराग्राफ्स के टास्क को अटेम्प्ट करो, आप इजीली पेयर्स बना पाओ, इजीली आप सेंटेंसेस को कनेक्ट कर पाओ। तो अब चलिए अब चलते हैं हमारी स्क्रीन की तरफ एंड लेट्स प्रैक्टिस फ्यू क्वेश्चंस। हियर वी गो। यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन में 4 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं रैंडम ऑर्डर में, जिन्हें हमें करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। तो किसी भी क्वेश्चन में फर्स्ट सेंटेंस सेलेक्ट करते वक्त हमें ये ध्यान रखना होता है कि इंडिपेंडेंट सेंटेंस कौन सी है। यूजुअली जिस सेंटेंस के आगे नाउन होता है, यानी कि किसी भी प्लेस, ऑब्जेक्ट या एनिमल का नाम होता है, वो सेंटेंस सबसे पहले आती है। तो अब चेक करते हैं कि नाउन किसके आगे है। हाउएवर नाउन नहीं है, ये एक ट्रांजिशन वर्ड है। डज नाउन नहीं है। लाइवस्टॉक ये एक नाउन है। लाइवस्टॉक का मतलब है डोमेस्टिक कैटल, जैसे काऊ, बफेलो एक्सेट्रा। तो ये सेंटेंस पहले पे आ सकती है, लेकिन हमें साथ साथ ये भी देखना है कि कहीं किसी और सेंटेंस के आगे नाउन है या नहीं। तो इन दोनों सेंटेंस के आगे तो नहीं है, और इस लास्ट सेंटेंस के आगे दे है, और दे एक प्रोनाउन है, और प्रोनाउन नाउन के बाद ही आता है। सो livestock play a crucial role in agriculture. This will be our first sentence. Or they not only provide meat and dairy products but also contribute to crop production through manure which enriches soil fertility. This will be our second sentence, क्योंकि noun के बाद pronoun वाली sentence आती है as per grammar rule. तो ये तो एक पेयर बन गया है। अब हमें देखना है कि थर्ड सेंटेंस क्या हो सकती है इन दोनों में से। तो अब देखिए, इसके आगे हावेवर है और इसके आगे है does, और इन दोनों वर्ड्स को हम कंपेयर करके एग्जैक्टली ये नहीं बता सकते कि पहले क्या आएगा। तो यहाँ पर हमें थोड़ा मीनिंग समझना होगा, और थर्ड सेंटेंस पता करने के लिए हमें सेकंड सेंटेंस का मीनिंग पता होना ज़रूरी है। सो आवर सेकंड सेंटेंस सेज दे नॉट ओनली provides meat and dairy products but also contribute to crop production through manure which enriches the soil। यानी कि लाइव स्टॉक मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स ही नहीं देते,
बल्कि क्रॉप प्रोडक्शन में भी सहयोग देते हैं विद द मैन्यूर विच एनरिचेस सॉइल फर्टिलिटी, जो सॉइल को फर्टाइल बनाता है, पौष्टिक बनाता है। और अब देखिए ये सेंटेंस, हाउएवर इंटेंसिव लाइवस्टॉक फार्मिंग रेजेस कंसर्न्स अबाउट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड एनिमल वेलफेयर। इसके बारे में, एनिमल वेलफेयर के बारे में तो यहाँ पे सिंपली लाइवस्टॉक की बात को एक्सटेंड किया गया है। और जो ये सेंटेंस है, दस देयर इज अ ग्रोइंग एम्फोसिस ऑन सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, इसका मतलब है कि इस वजह से सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस की ओर इंटरेस्ट ग्रो हो रहा है। तो इसमें क्लियरली समझ में आ गया है कि ये दोनों सेंटेंस पहले से ही करेक्ट ऑर्डर में है, तो इन्हें एज इट इज रहने देते हैं एंड लेट्स सबमिट द आंसर। तो ये देखिए हमारे तीनों पेयर सही हैं, तो कुछ इस तरीके से आपको पेयर्स बनाने हैं और सोल्व करना है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब ये देखिए इसमें भी 4 सेंटेंसेस हैं। हमें क्या देखना है सबसे पहले कि किस सेंटेंस के आगे नाउन है, और वही सेंटेंस जिसके आगे नाउन होगा वो हमारी पहली सेंटेंस होगी। येट ये एक नाउन नहीं है, दिस ये भी नाउन नहीं है, ग्लोबलाइजेशन ये एक नाउन है, और किस सेंटेंस में नाउन हो सकता है, पीपल। पीपल एक कलेक्टिव नाउन है। हम किसी ग्रुप के नेम की बात करते हैं, लाइक हियर इट इज पीपल, ये एक कलेक्टिव नाउन है, लेकिन कलेक्टिव नाउन प्रॉपर नाउन के बाद आता है, और ग्लोबलाइजेशन एक प्रॉपर नाउन है। सो दिस विल बी योर फर्स्ट सेंटेंस। और सेकंड सेंटेंस जो होगी वो ये होगी, पीपल पीपल आर नाउ मोर एडवेंचरस इन देयर फूड चॉइसेस एक्सप्लोरिंग डिशेस फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स। पीपल की बात हो रही है, कलेक्टिव नाउन है, ये प्रॉपर नाउन के बाद ही आता है। अब देखते हैं थर्ड सेंटेंस क्या है। थर्ड सेंटेंस इन दोनों में से कुछ भी हो सकती है, क्योंकि येट और दिस को कंपेयर करके हम थर्ड सेंटेंस का पता नहीं कर सकते, हमें मीनिंग समझना होगा। मीनिंग क्या है उसके लिए सेकंड सेंटेंस का मीनिंग देखो, पीपल आर नाउ मोर एडवेंचरस इन देयर फूड चॉइसेस एक्सप्लोरिंग डिशेस फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स। यानी कि पीपल क्या है, बहुत एडवेंचरस हो गए हैं, बहुत एक्साइटेड हो गए हैं उनकी फूड चॉइसेस को लेके, जिसके लिए वो एक्सप्लोर करते हैं डिशेस ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट ट्रेडिशंस, उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है कि थर्ड सेंटेंस क्या है। येट दिस ट्रेंड ऑल्सो चैलेंजेस ट्रेडिशनल फूड इंडस्ट्रीज टू इनोवेट एंड अडेप्ट टू चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। यानी कि ये जो ट्रेंड है ये चैलेंज करता है फूड इंडस्ट्रीज को कुछ इनोवेट करने के लिए, कुछ न्यू इनोवेशन करने के लिए, न्यू टाइप ऑफ फूड कुजीन्स ढूंढने के लिए, अडेप्ट करने के लिए लोगों के टेस्ट को, जो कि चेंज हो रहा है दिन ब दिन। नाउ दिस क्यूरियोसिटी हैज लेड टू अ राइज इन एथनिक रेस्टोरेंट एंड फूड फेस्टिवल्स। विच क्यूरियोसिटी, इस सेंटेंस में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम उसे दिस क्यूरियोसिटी टैग दे सकें। अब जो सेकेंड सेंटेंस थी, पीपल आर नाउ मोर एडवेंचरस, पीपल अब एक्साइटेड हो गए हैं, और ये क्यूरियोसिटी किसकी, पीपल की। सो देयरफॉर दिस विल बी द थर्ड सेंटेंस। मतलब पीपल्स दिस क्यूरियोसिटी हैज लेड टू अ राइज इन एथनिक रेस्टोरेंट्स एंड फूड फेस्टिवल्स। सो दिस विल बी द राइट प्लेस। और जो ये लास्ट सेंटेंस है, दिस विल बी एज इट इज। सो दीज आर आवर करेक्ट पेयर्स। नाउ लेट्स सबमिट दिस। ये देखिए ये सभी सही हैं, इसी अकॉर्डिंग आपको भी इसे सॉल्व करना है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब ये देखिए इसमें 4 सेंटेंसेस हैं। तो जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, मैंने क्या बताया था कि हमें वो सेंटेंस देखनी है जिसके आगे नाउन है, या फिर वो सेंटेंस देखनी है जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, वो हमारी फर्स्ट सेंटेंस होगी। अब इसमें नाउन कौन सी सेंटेंस के आगे है, ग्लोबल नाउन नहीं है, एज ए रिजल्ट नाउन नहीं है, हाउएवर नाउन नहीं है, दिस भी नाउन नहीं है। सो नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट विद, अब हमें देखना है कि इंडिपेंडेंट सेंटेंस कौन सी है। उसके लिए हमें सारी सेंटेंसेस एक बार पढ़नी है। ग्लोबल डिमांड फॉर बीफ हैज़ बीन इंक्रीजिंग स्टडीली, मतलब जो ग्लोबली डिमांड है बीफ को लेके वो इंक्रीज होते जा रही है धीरे धीरे। ठीक है, ये एक तरीके से असर्टिव सेंटेंस है, मतलब ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, इसका किसी और सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं। तो ये हमारी फर्स्ट सेंटेंस हो सकती है। अब दूसरी सेंटेंस क्या है, एज ए रिजल्ट बीफ प्रोडक्शन हैज बिकम अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। मतलब किसी चीज के रिजल्ट से बीफ प्रोडक्शन जो है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के लिए। किस चीज के रिजल्ट से वो हमें पता नहीं है। सो देयरफॉर दिस इज नॉट एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस।
ये एक डिपेंडेंट सेंटेंस है, तो ये तो फर्स्ट पे बिल्कुल नहीं आएगी। अब जो थर्ड है, हाउएवर दिस इंक्रीज इन डिमांड एंड प्रोडक्शन ऑल्सो रेजेस कंसर्न। हाउएवर हम मोस्टली उस सिचुएशन में यूज करते हैं जब हम किसी सेंटेंस के बाद कुछ ऐड कर रहे हैं उसी सेंटेंस के रिलेटेड। मतलब हाउएवर दिस इंक्रीज इन डिमांड एंड प्रोडक्शन, मतलब किसी बात को हम डिमांड वाली बात को ही आगे खींच रहे हैं, तो ये भी इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं है। और जो फोर्थ है, दिस इज लार्जली ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशंस एंड राइजिंग इनकम्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। दिस इज लार्जली ड्यू टू, दिस क्या है हमें पता नहीं। तो अब ये देखिए, इसमें सिर्फ एक ही ग्रामर रूल यूज हुआ है जिससे हमें फर्स्ट सेंटेंस का पता चल गया, वो है इंडिपेंडेंट सेंटेंस, और वो इंडिपेंडेंट सेंटेंस यही है। अब बाकी की सेंटेंसेस सेलेक्ट करने के लिए, पता करने के लिए कि उसका पेयर कैसे बनेगा, हमें सिंपली इन चारों सेंटेंस का मीनिंग पता करना होगा। यहाँ पर कोई भी ग्रामर रूल अप्लाई नहीं हो रहा है एक्सेप्ट इंडिपेंडेंट सेंटेंस जो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। तो अब मीनिंग समझते हैं। ग्लोबल डिमांड फॉर बीफ हैज बीन इंक्रीजिंग स्टडीली। बीफ की डिमांड जो है ग्लोबली इंक्रीज हो रही है। एज ए रिजल्ट बीफ प्रोडक्शन हैज बिकम अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। तो उसके रिजल्ट से बीफ प्रोडक्शन एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के लिए। However, this increase in demand and production also raises concerns about environmental sustainability and animal welfare. तो जो ये डिमांड और प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है बीफ का, ये कंसर्न्स भी रेज कर रहा है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और वेलफेयर, एनिमल वेलफेयर के लिए। तो अब फोर्थ सेंटेंस का मीनिंग क्या है, दिस इज लार्जली ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड राइजिंग इनकम्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। ये ज्यादातर इसलिए हो रहा है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है और लोगों की इनकम बढ़ रही है डेवलपिंग कंट्रीज में। क्या हो रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रही है बीफ की। ग्लोबल डिमांड फॉर बीफ हैज बीन इंक्रीजिंग स्टेडीली। दिस इज लार्जली ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड राइजिंग इनकम्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। सो दिस विल बी योर सेकंड सेंटेंस। तो ये हमें यहाँ पे शिफ्ट करनी होगी। अब थर्ड सेंटेंस देखते हैं। एज ए रिजल्ट बीफ प्रोडक्शन हैज बिकम अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। तो इसकी वजह से बीफ प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। However, this increase in demand and production, अब देखिए, अगर आपको थर्ड सेंटेंस पे डाउट है कि वो थर्ड पे ही आएगी या फोर्थ पे आएगी, आप फोर्थ सेंटेंस देखो। दिस इंक्रीज इन डिमांड एंड प्रोडक्शन, डिमांड की बात कहाँ हुई थी, फर्स्ट सेंटेंस में ही, डिमांड फॉर बीफ। डिमांड एंड प्रोडक्शन, अब देखो, बीफ प्रोडक्शन हैज बिकम अ सिग्निफिकेंट पार्ट। तो इस पॉइंट की बात यहाँ पर हो चुकी है और इसकी इंक्रीज इन डिमांड की बात फर्स्ट सेंटेंस पे ही हो चुकी है। तो इन दोनों का ऑर्डर करेक्ट है। सो दिस इज आवर ऑर्डर 1 4 2 3। सो दिस इज हाउ यू नीड टू सॉल्व। इसे सबमिट करके देखते हैं। तो ये देखिए, सारे पेयर्स करेक्ट है, मतलब हमने इन्हें करेक्ट ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। सो दिस इज हाउ यू नीड टू सॉल्व। मैं सिंपली ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप ग्रामर रूल अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं या कहीं पर अप्लाई नहीं हो रहे हैं, तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप मीनिंग समझे सेंटेंस का। दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप आपको ये वीडियो क्लियरली समझ में आ गई है और रीऑर्डर टास्क का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियोस में और भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कीप लर्निंग।